नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र में नतीजों से पहले मचे घमासान की, झारखंड में सर्वे से मचे बवाल की, देखेंगे यूपी चुनाव पर सपा के एक्शन को, संभल में शाही जामा मस्जिद पर घेराते विवाद को, और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे हिंडनबर्ग से भी बड़ा है अमेरिका वाला मामला। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की पुष्टि, अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर किया गया अनसील। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर अरविंद केजरीवाल बोले, दिल्ली की जनता तय करे कि उन्हें फ्री की रेवड़ी चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले सियासी घमासान, पहले लगे अजित पवार को सीएम बनाने के पोस्टर विवाद के बाद हटे। गोवा में नौसेना की यूनिट से टकराया मछली पकड़ने वाला वेसल, 11 क्रू मेंबर रेस्क्यू, 2 लापता, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, ग्रेफ 4 को 3 और दिनों के लिए बढ़ाने के दिए गए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजों से पहले ही जहां एमवी और महायुति ने अपनी जीत के दावे करने शुरू कर दिए, वहीं दोनों गठबंधन में सीएम पद को लेकर आंतरिक रूप से टकराव भी शुरू हो गया है। इस बीच नतीजों से पहले उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के एक दावे ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। तो क्या है रिपोर्ट, देखिए। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों से पहले सियासी दलों के बीच हलचल तेज हो गई है। महायुति और महाविकास आघाड़ी में सीएम का चेहरा कौन होगा, ये सवाल बना हुआ है। इस बीच दोनों ही गठबंधन ये दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार बनेगी। इसी कड़ी में एक बड़ा दावा करते हुए उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने कह दिया है कि बहुमत हासिल वो करने जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी को लेकर एक बड़ा दावा भी कर दिया गया है। देखिए, संभावित उम्मीदवार जो है, एक बात यह है कि कल सुबह से नतीजे आएंगे। हमें पूरा विश्वास है कि हमें बहुमत प्राप्त होने जा रहा है। 160, 165 तक हम विधायक हमारे चुन कर आएंगे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। भाजपा पर चुनावी नतीजों में धांधली के आरोप लगाते हुए संजय राउत ने कहा कि खोखा वाले उनके विधायकों पर दबाव बनाएंगे। इसी के साथ शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, महाराष्ट्र के लोग उन्हें अगले 25 साल के लिए मुक्त करने जा रहे हैं। लूट, भ्रष्टाचार और अडानी की सरकार खत्म होने वाली है। हमें बहुमत मिलेगा और हम 5 साल तक लोगों की सेवा करेंगे। वो लोग हेलीकॉप्टर की बुकिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब वो लोग हारेंगे तब लोग उनसे सवाल पूछेंगे और उन्हें भागने की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ महायुति भी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है। महायुति में शिवसेना विधायक और प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा कि चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया। मतदाताओं ने वोटिंग के जरिए शिंदे को अपनी पसंद बताया। मुझे लगता है कि शिंदे अगले सीएम के लिए सही है और हमें उम्मीद है कि वो ही अगले सीएम होंगे। इसी के साथ बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नाम की दावेदारी पेश की और कहा कि अगर कोई व्यक्ति बीजेपी से सीएम होगा तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। बता दें, महाराष्ट्र में इस बार की विधानसभा चुनाव के दौरान बम्पर वोटिंग ने 3 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में 288 विधानसभा सीटों पर 65.11% मतदान हुआ, जो पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1995 के विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में 71.7% मतदान हुआ था। नतीजों से पहले जहां महाराष्ट्र में सियासी हलचल मची हुई है, वहीं झारखंड में सन्नाटे का माहौल है। इसकी बड़ी वजह वोटिंग पैटर्न भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि झारखंड में जिस तरीके से मतदान हुआ है, उसने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। तो क्यों बीजेपी में बढ़ गई टेंशन, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद एक नया सियासी ट्रेंड देखने को मिला है, जहां महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए मतदान में सक्रिय भागीदारी दिखाई। और यही वजह है कि झारखंड में जिस तरीके से मतदान हुआ, उससे बीजेपी नेताओं की नींदें उड़ी हुई हैं। दरअसल 81 विधानसभा सीटों वाली झारखंड में सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है। 2019 में यहाँ कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। राज्य में इस बार मतदान प्रतिशत में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई है, जिसने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्णायक भूमिका में। झारखंड की 68 सीटें ऐसी हैं जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा वोट डाले हैं। वहीं कुल मतदान में करीब 4% की बढ़ोतरी देखी गई। महिलाओं के मतदान प्रतिशत ने जानकारों को सकते में डाल दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं नया वोट बैंक बन के उभरी है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में कुल 1,76,81,007 लोगों ने वोट डाले हैं। इसमें से महिला वोटरों की संख्या पुरुषों की तुलना में 5,52,000 से ज्यादा है। 91,16,000 महिलाओं ने वोट किया है और 85,64,524 पुरुषों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
वहीं जेएमएम का दावा है कि महिलाओं ने इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए हेमंत सोरेन फिर से सरकार में आ रहे हैं। बता दें, झारखंड में इस बार के चुनाव में महिलाओं के मुद्दे काफी चर्चा में रहे। जेएमएम मैया सम्मान से जहां महिलाओं को साथ रही थी, वहीं बीजेपी गोगो दीदी और 1 रुपए में जमीन रजिस्ट्री जैसे वादों के जरिए उन्हें अपने पाले में लाने की कवायद में जुटी थी। इस तरह राज्य में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी ने साबित कर दिया कि वो केवल एक वोटर नहीं बल्कि चुनावी गणित में महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस बार महिलाओं का एक कदम झारखंड की राजनीति में क्या मोड़ लाएगा। यूपी की 9 सीटों पर मतदान के बाद से ही आरोप और प्रत्यारोपों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर ईवीएम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजों से पहले ही यूपी की सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 20 नवंबर को हुए मतदान के बीच बवाल पर राज्य में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया, जिसके बाद से ही बीजेपी और चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ईवीएम में गड़बड़ी का दावा करते हुए बीजेपी को घेरा। दरअसल उपचुनाव के दौरान नौबस्ता गला मंडी में सीसीटीवी कैमरा बंद होने को लेकर सपा ने गड़बड़ी की आशंका जताई। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर बीजेपी बड़े खेल करने की साजिश कर रही है। इसी के साथ अखिलेश ने कैमरा बंद करने को लेकर वीडियो भी जारी किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा, चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर किसी प्रकार की बेईमानी करवाने की फिराक में है। जो वोटर्स को पुलिस के दम पर रोक नहीं पाए, तो अब ईवीएम के जरिए से खेल खेलना चाहती है भाजपा और चुनाव आयोग। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उपचुनाव में अपनी हार देखकर बीजेपी निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं। 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है लोग। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से। वहीं सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर हमला बोला। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनाव में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीमामऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। जाति तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी है। मीरापुर, कुंदरकी, सीमामऊ में पुलिस मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया कि चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होनी चाहिए। बताते चले, यूपी में 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव के दौरान कुंदरकी, सीमामऊ और मीरापुर विधानसभा सीटों पर हिंसा देखने को मिली। साथ ही मतदाताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें मतदान से रोका गया, जिसके बाद से बीजेपी और चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं। संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से मस्जिद को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे। ये विवाद उस वक्त ज्यादा बढ़ गया जब जुमे की नमाज को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुआ। तो क्यों सोशल मीडिया पर पोस्ट ने मचाया तनाव, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद विवादों में है। जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि इस जगह पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष का मानना है कि ये उनकी ऐतिहासिक मस्जिद है। इस विवाद ने तूल पकड़ना तब शुरू किया जब सर्वे के लिए एक टीम मस्जिद के अंदर पहुंची और विवादित जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, जिसके बाद शाही मस्जिद को लेकर माहौल गर्म हो गया। वहीं गुरुवार 21 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया गया, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुमे की नमाज में शामिल होने की अपील की गई थी। इस पोस्ट के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर हो गया। माहौल को शांतिपूर्वक रखने के लिए जुमे की नमाज से पहले जिले के डीएम और एसपी ने आरआरएफ और पीएसी के जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। दरअसल मंगलवार 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने संभल की चंदोसी सिविल जज की कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में दावा किया गया कि जामा मस्जिद के पहले वहां पर श्री हरिहर मंदिर था। इसके लिए उनकी तरफ से 2 किताबों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इनमें बाबरनामा, आईने अकबरी और एएसआई की एक 1.5 साल पुरानी एक रिपोर्ट शामिल है। याचिका दायर करने के बाद एक सर्वे किया गया। इस दौरान मस्जिद के बाहर मुस्लिम पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारी पुलिस की मौजूदगी के बावजूद वहाँ हालात तनावपूर्ण हो गए। मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा है कि उनकी ऐतिहासिक मस्जिद है जो कभी नहीं हट सकती। मुस्लिम पक्ष ने ये भी कहा कि कोर्ट में याचिका डालकर माहौल को खराब करने की कोशिश लगातार की जा रही है। धोखाधड़ी और घूसकांड के गंभीर आरोपों में फंसे गौतम अडानी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये मामला हिंडनबर्ग से काफी अलग और बड़ा है। अडानी पर रिश्वत के ठोस सबूत अमेरिका जिला न्यायालय ब्रुकलिन में मिले हैं। तो कैसे हिंडनबर्ग से अलग है अमेरिका वाला मामला, जानने के लिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 25 जनवरी 2023 को अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी ग्रुप पर स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग फ्रॉड के आरोप लगाए।
हिंडनबर्ग के आरोपों के तकरीबन 22 महीने बाद एक बार फिर से अडानी ग्रुप पर अमेरिका की कोर्ट में फर्जीवाड़े और घूसखोरी का आरोप लगा है, जिसके बाद उनके खिलाफ अमेरिकी कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट भी जारी कर दिया है। अडानी के खिलाफ यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ब्रुकलिन में लगे आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से कहीं ज्यादा गंभीर है। अडानी के खिलाफ बातचीत सहित कई दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए, जिसमें पैसे के लेन देन की बात कही गई है। आरोप है कि गौतम अडानी की ओर से सरकारी अधिकारियों को भारत में घूस दी गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से जहां गौतम अडानी के खिलाफ शेयर्स के वैल्यूएशन में गड़बड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन अमेरिकी सरकार की तरफ से लगे ये आरोप और भी गंभीर है। इसमें सरकारी अधिकारियों को घूस देने से लेकर भ्रष्टाचार, जालसाजी तक के आरोप शामिल है। इस फर्म ने दावा किया था कि 2 साल तक की जांच के बाद इसने जनवरी 2023 में 106 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट तब आई थी जब इस ग्रुप की एक बड़ी कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के 20,000 करोड़ रुपए के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी कि FPO आने वाले थे। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट आई और FPO को रद्द करना पड़ा। ब्रुकलिन में भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन से ज्यादा की रिश्वत दी गई थी, जिससे $2 बिलियन से ज्यादा का लाभ होने की उम्मीद थी। अडानी पर आरोप ये भी है कि उन्होंने रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के इस मामले में झूठे बयान दिए और बातें छिपाई और फिर इन्हीं गलत बयानों या दावों के आधार पर 14 अरब रुपए से ज्यादा के फंड्स जुटाए। इनमें सोलर प्लांट से जुड़े फंड्स भी शामिल थे। मामले पर ब्रुकलिन में दावा किया गया है कि साल 2022 से 2024 के बीच खुद गौतम अडानी ने एक सरकारी अधिकारी से मुलाकात की। कहा गया कि वो अक्सर मिलते थे और रिश्वत की योजना पर बात करते थे। अदालती दस्तावेज के मुताबिक रिश्वत के वादे के बाद जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच ओडिशा, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में समझौते किए गए। बिजली वितरण कंपनियों ने मैन्युफैक्चरिंग लिक्विड प्रोजेक्ट के तहत सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली बिक्री समझौते किए हैं। इस मामले में एज्योर पावर ग्लोबल के कार्यकारी सिरिल कैबिनेस पर भी आरोप लगे हैं। अडानी समूह ने इन आरोपों से इनकार किया है। हालांकि इसके बावजूद अडानी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं और आरोपों के बाद से अब तक अडानी ग्रुप को करोड़ों का नुकसान भी हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।